तो मैं आप लोगों को अभी जो बताने वाला हूं, हमारा जो एक चैप्टर अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर का नाम क्या है? पार्टनरशिप। एक्चुअली ये चैप्टर नहीं है, टॉपिक है पार्टनरशिप। ठीक है, इस टॉपिक के अंदर पार्टनरशिप की हम अकाउंटिंग करने वाले हैं। पार्टनरशिप क्या होता है अभी मैं बताऊंगा। पार्टनरशिप की हमको क्या करना है? अकाउंटिंग करना है। तो अकाउंटिंग अलग अलग सिचुएशंस आती है पार्टनरशिप में, तो वो सिचुएशन में कौन से सिचुएशन में कैसी अकाउंटिंग करेंगे हम यहां पर देखने वाले। तो अभी हम पहला, इस टॉपिक के अंदर पहला हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। चैप्टर का नाम क्या है? अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। ठीक है, फंडामेंटल्स मतलब बेसिक। कोई भी पार्टनरशिप फर्म होती है ना, उसकी आप अकाउंटिंग करोगे तो जनरल डेली डेली डे टू डे एक्टिविटी में पार्टनरशिप फर्म वाले लोग कैसी अकाउंटिंग करते हैं हम वो सीखेंगे। क्लियर है मेरी बात? उसके बाद आगे और भी टॉपिक्स आएंगे, तो मैं अभी स्टार्ट नहीं कर रहा हूं, तो उनके बारे में डिस्कस भी नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो देखो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। तो सबसे पहले फंडामेंटल वाली अकाउंटिंग स्टार्ट करने के पहले हमको यह तो पता होना चाहिए पार्टनरशिप क्या है। पार्टनरशिप मतलब क्या होता है, सुनना आप ध्यान से, उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं एक बार। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any one of them acting for all। क्या है समझो, मान लो तीन लोग हैं, मान लो तीन लोग हैं, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी और एक का नाम है सी। तीन लोग हैं, तीन लोगों के दिमाग में एक विचार आया कि हमको एक बिजनेस करना चाहिए। तो तीन लोग मिल गए, तीन लोग इकट्ठा हुए और इन लोग बोल रहे हैं हमको बिजनेस करना है। तो तीनों अपने अपने घर से कुछ पैसा लेकर आए और तीनों मिल करके एक बिजनेस स्टार्ट कर दिए। तीनों मिल करके क्या कर दिए? एक बिजनेस स्टार्ट कर दिए। तो जैसे ही एक बिजनेस स्टार्ट कर दिए, मतलब इनके बीच में एक रिलेशन स्टेब्लिश हुआ कि नहीं हुआ, बताओ? उस रिलेशन को बोला जाता है पार्टनरशिप। क्या बोला जाता है? पार्टनरशिप। जैसे आप लोग दोस्ती करते हो एक दूसरे से, तो उसको क्या बोलते हो? फ्रेंडशिप बोलते हो कि नहीं? तो जैसे पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप। उनके बीच के रिलेशन को क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप। क्लियर है मेरी बात? और उन लोग जो बिजनेस स्टार्ट किए हैं मिलके, उस बिजनेस को बोला जाता है पार्टनरशिप फर्म। क्या बोला जाता है? उस बिजनेस को बोला जाता है पार्टनरशिप फर्म। यहां तक कोई दिक्कत? अब जो लोग इसके अंदर इकट्ठा होकर बिजनेस स्टार्ट किए हैं उनको बोला जाता है पार्टनर्स। क्या बोला जाता है? पार्टनर्स। अब उन लोग जो बिजनेस कर रहे हैं, उन लोग जो भी बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा या फिर जो भी लॉस होगा, तो वो प्रॉफिट और लॉस को कोई एक रखेगा कि सब रखेंगे? ये प्रॉफिट और लॉस को उन लोग आपस में बांट लेंगे। क्लियर है मेरी बात? एक बार वापस से डेफिनेशन पढ़ो। पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स। पार्टनरशिप क्या है? कुछ लोगों के बीच में एक रिलेशन है जहां पे उन लोग एग्री हुए हैं। किस बात पे एग्री हुए हैं? टू शेयर द प्रॉफिट, नहीं प्रॉफिट्स, टू शेयर द प्रॉफिट्स। यहां पर प्रॉफिट्स बोलने का मतलब है प्रॉफिट और लॉस दोनों। डेफिनेशन में सिर्फ प्रॉफिट्स लिखा है, लेकिन यहां पे प्रॉफिट से आपको क्या समझना है? प्रॉफिट एज वेल एज लॉस बोथ। मतलब जो पार्टनर होते हैं ना पार्टनरशिप बिजनेस में, उस बिजनेस में प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उन लोग आपस में बांट लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो बिजनेस उन लोग कर रहे हैं, वो बिजनेस जो है सबके द्वारा कैरीड होगा, मतलब सब मिलकर चलाएंगे। लिखा है ना कैरीड ऑन बाय ऑल, तीनों पार्टनर मिलकर चला रहे हैं, कैरीड ऑन बाय ऑल। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये बिजनेस सिर्फ ए चला रहा है, बी और सी पैसा लगा के घर में बैठे हुए हैं। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? बिजनेस जो है कैरीड ऑन बाय ऑल है और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब काम यहां पर ए कर रहा है। अब ए बिजनेस कर रहा है ना, तो उसके बिजनेस में प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उसका शेयर कौन उठाएगा? बी और सी भी उठाएंगे।
इसलिए काम कोई एक भी कर रहा है लेकिन सबके बदले भी काम कर रहा है। तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन समझ में आई आप लोगों को? पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। क्लियर है मेरी बात? चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं। पार्टनरशिप के ना कुछ फीचर्स होते, फीचर्स, पार्टनरशिप के फीचर्स, फीचर्स मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो अपन लिख रहे हैं, आप लोग भी लिखते जाना, हेडिंग डाल दो, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। एकदम शॉर्ट शॉर्ट में लिखेंगे ना, एकदम डिटेल में नहीं लिखने वाले, समझ में आए उतना ही लिखेंगे। देखो सबसे पहला, टू और मोर पर्सन्स, टू और मोर पर्सन्स। अगर आपको पार्टनरशिप करनी है, पार्टनरशिप में जाना है, तो मिनिमम एटलीस्ट कितने लोग होने चाहिए? दो, या दो से ज्यादा भी होंगे तो चलेगा। अकेला आदमी बोलेगा मैं अपने आप पार्टनरशिप कर लूंगा तो होगा क्या? नहीं। तो यहाँ पे पार्टनरशिप के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है कि दो या दो से अधिक पर्सन होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक जनरल नॉलेज वाली बात है, सुनना। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पार्टनरशिप, जिनके साथ आप पार्टनरशिप नहीं कर सकते, उन लोग डिसक्वालिफाइड लोग हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, ये थ्योरी क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट, आपकी मर्जी, आप तेजस के साथ पार्टनरशिप कर लो, आपकी मर्जी आप रोनित के साथ कर लो, आप शिमाइल के साथ पार्टनरशिप कर लो, आप सिद्धेश के साथ पार्टनरशिप कर लो, सरस के साथ कर लो, जिससे करना कर लो। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पार्टनरशिप करने के लिए परमिशन नहीं दी गई, अलाउड नहीं है उनके साथ पार्टनरशिप करना। पहला कौन है? कुछ पर्सन ऐसे हैं जिनके साथ आप पार्टनरशिप नहीं कर सकते। पार्टनरशिप एक मिनट, पार्टनरशिप कैन बी established एक मिनट रुको, अभी लिख लिए क्या? अभी मत लिखो, मैं कुछ है ना, टू फॉर्म अ पार्टनरशिप, टू और more than two persons are required। पार्टनरशिप करने के लिए दो या दो से अधिक लोगों की जरूरत पड़ती है। सम persons are not allowed to be in partnership। कुछ पर्सन जो है वो अलाउड नहीं है पार्टनरशिप में रहने के लिए। तो पहला है पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। एक ऐसा आदमी जो अनसाउंड माइंड का है। अनसाउंड माइंड मतलब पागल या मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति। ठीक है, ऐसा आदमी के साथ आप पार्टनरशिप नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि उसको कुछ बोलोगे तो कुछ समझेगा क्या?
नहीं समझेगा। तो आप ऐसे व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकते। दूसरा दूसरा आप किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकते, पर्सन डिसक्वालिफाइड बाय एनी लॉ। पर्सन डिसक्वालिफाइड बाय एनी लॉ मतलब कोई लॉ के अंदर लिखा है कि ये आदमी पार्टनरशिप नहीं कर सकता। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे जिन लोगों को सजा हो जाती है ना, क्रिमिनल केस वगैरह हो गया, जिन लोग जेल में कैद हो जाते हैं, उन लोगों के साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकते। या कोई ऐसा व्यक्ति है जो दुश्मन देश में रहता है, दुश्मन देश समझते हो ना, जैसे पाकिस्तान इंडिया का फ्रेंड देश नहीं है, दुश्मन देश है, तो वहां के लोग के साथ आप पार्टनरशिप नहीं कर सकते। तो ऐसा कोई व्यक्ति जिसको किसी लॉ ने डिस्क्वालीफाई करके रखा हुआ है, तो आप उसके साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकते, या वो हमारे साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकता है। हाँ, अगर जेल से बाहर आ गया, रिहा हो गया, तो उसकी डिस्क्वालिफिकेशन खत्म हो गई। जिस पीरियड तक वो डिस्क्वालीफाइड था तब तक नहीं कर सकता, बाद में नॉर्मल हो जाएगा तो कर सकता है फिर, ठीक है। और बाद में आएगा एक बात, अब माइनर, माइनर के साथ आप पार्टनरशिप नहीं कर सकते, ठीक है। आप लोग सोच रहे थे पार्टनरशिप करना है, लेकिन 18 पूरा हुआ नहीं अभी, आप लोग का हो गया 18 पूरा, तो आप लोग भी पार्टनरशिप में नहीं जा सकते। लेकिन माइनर कभी कभी पार्टनर बन सकता है, उसकी एक एक्सेप्शन है। मतलब नॉर्मली माइनर के साथ आप पार्टनरशिप नहीं कर सकते, लेकिन माइनर को कभी कभी पार्टनर बनाया जा सकता है, ओनली फॉर प्रॉफिट्स, ओनली फॉर प्रॉफिट। लॉस के केस में माइनर को पार्टनर नहीं बना सकते। मतलब आप माइनर को पार्टनर बना लो, सिर्फ अगर आप उसको प्रॉफिट दे रहे हो ना, तो ही पार्टनर बनाओ। लॉस हुआ तो माइनर के हिस्से में मत डालना उसको, क्लियर है। तो माइनर के साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकते। हाँ हाँ हाँ। हाँ है, हो गया, लिख लिए इतना। तो अभी तक मैं जो भी बताया उसमें आप लोग से क्वेश्चन पूछूं, कोई भी पार्टनरशिप में मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होने चाहिए? मिनिमम, मिनिमम 2। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होने चाहिए? कौन बताया? 50? स्कूल में बताया, बताया, बिजनेस स्टडीज में पढ़े थे पिछले साल। अच्छा, तो उसके बारे में 50, ठीक है। नहीं, वो कंपनीज वाले में है। हाँ, तो अब मैं आप लोगों को एक इसके बारे में और डिटेल्ड नॉलेज दे रहा हूं, सुनना। पार्टनरशिप जो होता है ना, पार्टनरशिप, उसके बारे में पूरे रूल्स रेगुलेशन कहां लिखे मालूम है? पार्टनरशिप एक्ट में लिखे। पार्टनरशिप का अपना एक कानून बना हुआ है, पार्टनरशिप एक्ट। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर और मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर की मैं बात कर रहा हूं ना, ध्यान से सुनना। मैक्सिमम, सॉरी, पहले मिनिमम की बात करते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होने चाहिए? एटलीस्ट 2। और दूसरा अब बात कर रहे हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। ध्यान से सुनना आप, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर के केस में क्या है नियम, सुनना। आप लोग 50 बोले सही है, गलत नहीं है, लेकिन उसको और डिटेल में बता रहा हूं।
पार्टनरशिप के पूरे जो लॉज बने हुए हैं वो कहाँ लिखे हुए हैं? पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखे हुए हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर के बारे में भी कुछ ना कुछ लिखा होगा। तो एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर नॉट प्रिस्क्राइब्ड, मतलब उस एक्ट में लिखा ही नहीं है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होने चाहिए। आ रही मेरी बात समझ में? पार्टनरशिप एक्ट 1932 का पन्ना पलटाओगे ना, कहीं पे भी देख लेना, नहीं लिखा हुआ है कि कितने पार्टनर होने चाहिए। ठीक है, लेकिन कंपनियों को कौन देखता है? कंपनीज एक्ट। ठीक है, एज पर कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होने चाहिए? मतलब कितने हो सकते हैं, होने चाहिए नहीं, हो सकते हैं 100 पार्टनर्स हो सकते हैं, इतना लिखा हुआ है। कंपनीज एक्ट को देखोगे ना, वहां पे लिखा है कि पार्टनर में मैक्सिमम मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं? 100। और एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने हो सकते हैं? 50। तो देखो, कंपनी एक्ट कौन बना रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाती है। कंपनी एक्ट कौन बनाया? सेंट्रल गवर्नमेंट। कंपनी एक्ट में लिख दिए 100 होने चाहिए। और सेंट्रल गवर्नमेंट अपने कहीं दूसरे रूल्स बनाई है, वहां पे लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ पार्टनर कितने होने चाहिए? मैक्सिमम 50। तो हम किसकी बात माने? तो इस केस में हमेशा सेफ साइड में जाना चाहिए आपको। विच एवर इज मैक्सिमम पार्टनर्स अलाउड, वो है कितना? 50 पार्टनर्स। आई मेरी बात समझ में? ये पूरा इसका डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। मिनिमम नंबर कितना है? 2। मैक्सिमम नंबर के बारे में बात आती है तो पार्टनरशिप एक्ट में कहीं नहीं लिखा है। कंपनी एक्ट बोलता है 100 होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है 50 होना चाहिए। तो हम सेफ साइड में जाते हुए क्या कर देंगे? 50 लेंगे। ठीक है, ये लिख लो। आप लोग जो ऊपर 3 पर्सन लिखे हो ना, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ और माइनर, माइनर के बाजू में ब्रैकेट करके लिख लेना एक बात और। यहां पे नीचे लाइन है आपके पास, यहां पे नोट में लिख लेना, माइनर कैन बी अ पार्टनर फॉर प्रॉफिट ओनली। माइनर जो है सिर्फ प्रॉफिट के केस में ही पार्टनर हो सकता है, नॉट इन केस ऑफ लॉस। ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हो गया पॉइंट नंबर 1 का।
चलो आगे बढ़े। अभी हम पढ़ क्या रहे हैं? पार्टनरशिप के फीचर्स। ठीक है, तो पहला फीचर हमने अभी कंप्लीट किया, कौन सा? 2 और मोर पर्सन्स। कौन कौन पार्टनर हो सकते हैं उसके बारे में तो नहीं लिखा, लेकिन कौन कौन पार्टनर नहीं हो सकते उसके बारे में लिखा है। पहला कौन था? पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, और तीसरा क्या था? माइनर। लेकिन माइनर पार्टनर हो सकता है, लेकिन केवल किस केस में? प्रॉफिट के केस में। लॉस में अगर बोलोगे पार्टनर बन जा तो नहीं हो सकता। फिर उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर और मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर की बात हुई थी, तो मिनिमम तो 2 होते हैं और मैक्सिमम कितने होंगे? पार्टनरशिप एक्ट में कुछ नहीं लिखा है, कंपनी एक्ट में लिखा है 100 और सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल में लिखा हुआ है 50। तो हम सेफ साइड देखते हैं तो 50 मान के चलते हैं, तो मैक्सिमम नंबर कितना होगा? 50। चलो अगला पॉइंट लिखते हैं अब। एग्रीमेंट। एग्रीमेंट 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 का मतलब क्या होता है? हाँ, एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? जब भी कोई 2 या 2 से ज्यादा लोग मिल के काम करते हैं ना कुछ भी, तो उनके बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है कि हाँ ये करना है, ये नहीं करना है, जो भी आपसी समझौता करते हैं ना, तो उस आपसी समझौते को ही एग्रीमेंट बोला जाता है। आ रही बात समझ में? जैसे एक छोटी सी बात है, आप दोनों फ्रेंड लोग आज बोले कि चलो आज हम घूमने जाएंगे, तो आपके बीच में एक आपसी समझौता हुआ कि चलो आज हम दोनों घूमने जाने वाले हैं, और आप दोनों उस पॉइंट पे एग्री भी हो गए, मतलब आप दोनों के बीच में क्या हो गया? एग्रीमेंट हुआ है। आ रही बात समझ में? आप दोनों के बीच में क्या हुआ है? एग्रीमेंट। आप लोग आए, सर हमको क्लास ज्वाइन करना है, आप क्लास ज्वाइन करने चाहते हो और मैं बोला हाँ आप ज्वाइन कर सकते हो, तो हम दोनों एक कॉमन चीज में एग्री हो गए, तो वो भी क्या है? एग्रीमेंट। 2 लोगों की शादी होती है, तो वो भी क्या है? एक एग्रीमेंट। मतलब 2 या 2 से लोग मिल के, ज्यादा लोग मिल के कुछ काम करना चाहते हैं कॉमन चीज पे, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? एग्रीमेंट। ठीक है, तो पार्टनरशिप में भी एग्रीमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होगा भाई, बिना एग्रीमेंट के पार्टनरशिप बन ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलके एक बिजनेस करने की बात हो रही है, फिर जो बिजनेस में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उन लोग आपस में शेयर भी करने वाले हैं, तो कॉमन चीज में आके इन लोग अपने कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं कि नहीं किसी चीज में, तो वहां पर क्या हो जा रहा है? उनके बीच में एक एग्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, पार्टनरशिप comes to partnership comes into existence partnership comes into existence by an एग्रीमेंट। एक एग्रीमेंट होने के बाद ही पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में आती है। ठीक है, अब मान लो 2-3 लोग हैं, एक बोल रहे कपड़े का बिजनेस खोलेंगे, दूसरा बोल रहे नहीं फर्नीचर का काम करेंगे, तीसरा बोल रहा है नहीं अपन हार्डवेयर का काम करेंगे, तो कोई कॉमन चीज में एग्री हुए क्या तीनों? तो उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ? नहीं हुआ, तो पार्टनरशिप होगी? नहीं होगी। जब तक एग्रीमेंट कब सक्सेस होगा? जब सारे लोग मिलके एक पॉइंट पे एग्री हो जाए। ठीक है, आप बोल रहे हो अपन जाएंगे नया रायपुर घूमने, आप बोल रहे हो, और वो बोल रहा है नया रायपुर नहीं अपन आरंग साइड जाएंगे घूमने, तो दोनों कॉमन चीज में एग्री हुए क्या? नहीं। तो दोनों जब तक कॉमन चीज में एग्री नहीं होंगे तब तक एग्रीमेंट नहीं होगा। तो एग्रीमेंट होने के बाद ही, मतलब सब कॉमन चीज में ओके हो गया सबका, तभी पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में आएगी। ठीक है सर, अब एग्रीमेंट जो होता है ना, वो ओरल भी होता है और रिटर्न भी होता है। एग्रीमेंट जो है वो ओरल फॉर्म में भी हो सकता है और रिटर्न फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, एग्रीमेंट में भी, इट में बी ओरल और रिटर्न, इट में बी ओरल और रिटर्न।
दो लोग मिल गए, बोले हम बिजनेस करेंगे, कोई कागज कागज वागज में कुछ नहीं लिखवाए, बस दोस्ती यारी अच्छी थी, बातचीत करके एग्रीमेंट हो गया दोनों के बीच में, तो क्या दिक्कत है? ओरल फॉर्म में एग्रीमेंट हुआ है, जुबान की भी कीमत होती है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, नहीं यार फ्यूचर में दिक्कत हो सकती है, कोई अपने बात से पलट गया तो एक काम करते, चलो उसको रिटर्न करवा देते, ठीक है। द रिटर्न फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स इज कॉल्ड द रिटर्न फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड, ठीक है। पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड क्या होती है इसके बारे में हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हम फीचर्स पढ़ रहे हैं। बिजनेस, इसके बाद पॉइंट है बिजनेस। तेजस और आदित्य बोले आज चलो अपन नया रायपुर घूमने जाएंगे, दोनों आपस में एग्री भी कर लिए, तो बताओ दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। लेकिन कोई दोनों बिजनेस कर रहे हैं क्या मिलके? पार्टनरशिप होने के लिए, पार्टनरशिप परफॉर्म करने के लिए आपका एग्रीमेंट तो होना जरूरी है, लेकिन आपका एक बिजनेस भी होना चाहिए। घूमने जा रहे हो, दोनों के बीच में एग्रीमेंट तो हो गया, लेकिन पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी, वो फ्रेंडशिप कहलाएगी, ठीक है। तो देयर मस्ट बी अ बिजनेस, देयर मस्ट बी अ बिजनेस। फोर्थ, प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट शेयरिंग मतलब यहां पे प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस दोनों होता है, ठीक है। तो यहां पर लिखो अंदर में पार्टनर्स शुड शेयर प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनर शुड शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस। पार्टनर जो है बिजनेस में होने वाला प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा उसको आपस में शेयर करेंगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट छठवां, सॉरी पांचवा, बिजनेस कैन बी carried on by all or any one of them acting for all। बिजनेस जो है वो सभी पार्टनर मिलके चला सकते हैं, या कोई एक पार्टनर सब पार्टनर के बदले काम करेगा और उससे जो भी प्रॉफिट लॉस होगा सब पार्टनर आपस में उसको बांट देंगे, ठीक है। लिख लो, बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अब इसको अच्छे से अगर एक्सप्लेन कर रहे हैं तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे, सुनो। पार्टनर्स जो होते हैं ना, पार्टनर्स फर्म में वो एजेंट भी होते हैं और प्रिंसिपल भी होते हैं। अब आपको एजेंट का मतलब समझ में आता है,
और प्रिंसिपल मतलब समझ में आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये अपनी क्लास है, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक स्टाफ बैठा दिया काम करने के लिए, तो वो स्टाफ किसके लिए काम कर रहा है? मेरे लिए काम कर रहा है, मतलब वो मेरा एक एजेंट है। मान लो मैं स्टाफ को बोला जाओ मेरे को वो दुकान वाले से कुछ पैसा लेना है, लेके आना, तो जाएगा स्टाफ पेमेंट लेने, वो काम किसके लिए कर रहा है? मेरे लिए। लेकिन दुकान वाला क्या मानेगा कि मैं पेमेंट किसको कर रहा हूं? मेरे को, भले उसके हाथ में दिया है, क्योंकि वो लड़का जो है जो काम कर रहा है वो मेरे लिए काम कर रहा है, तो वो एज अ एजेंट काम कर रहा है। तो पार्टनरशिप बिजनेस में जो पार्टनर होता है वो एजेंट भी कहलाता है और प्रिंसिपल भी कहलाता है। क्यों प्रिंसिपल कहलाता है? क्योंकि उसका पैसा लगा हुआ है, तो मालिक भी है, और उसको बिजनेस में काम भी करना पड़ता है क्योंकि वो खुद काम कर रहा है, और उसके काम के कारण अगर प्रॉफिट हुआ तो सब बांटेंगे, लॉस हुआ तो सब बांटेंगे, तो उसके काम का इफेक्ट सबके ऊपर पड़ रहा है, तो वो एजेंट भी कहलाता है। ठीक है, तो इसको मैं लिखवा दे रहा हूं अच्छे से। तो इसको अपन कैसे एक्सप्लेन करेंगे? बिजनेस कैन बी कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो इसको लिखो, पार्टनर्स आर, हाँ, एजेंट्स एज वेल एज प्रिंसिपल। पार्टनर जो है वो एजेंट भी है और प्रिंसिपल भी है। पार्टनर्स आर एजेंट एज वेल एज प्रिंसिपल्स। एज एन एजेंट, यहां पे लिखना अंदर में, एज एन एजेंट, एज एन एजेंट ही रिप्रेजेंट, एज एन एजेंट ही रिप्रेजेंट अदर पार्टनर्स and thereby binds them through his act as a principal, as a principal he is bound to, he is bound to, sorry, he is bound by the act of other partners। ठीक है, he is bound by the act of other partners। तो एक पार्टनर जो है वो एक एजेंट भी होता है और प्रिंसिपल भी होता है। ठीक है, एजेंट क्यों होता है? क्योंकि वो पूरे फर्म को और दूसरे पार्टनर को अपने एक्ट से रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, वो जो भी करेगा उसका जो भी अच्छा या बुरा फल होगा, उसका जो भी रिजल्ट होगा, सारे पार्टनर के ऊपर लागू होता है। और प्रिंसिपल है तो क्योंकि वो प्रिंसिपल है तो उसके साथ में जो काम कर रहे पार्टनर है उसके लिए वो बाउंड है। ठीक है, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट में साथ देना पड़ेगा, लॉस होगा तो लॉस में उसको रहना पड़ेगा, साथ में भाग नहीं सकता। चलो, तो हमारा अभी दो टॉपिक कंप्लीट हुआ। क्या? पार्टनरशिप की मीनिंग और फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, इसके बाद मैं आप लोगों को डिक्टेट करके समझा बस रहा हूं, आप लोग सिर्फ पॉइंट पॉइंट लिख लेना। ठीक है, राइट्स ऑफ अ पार्टनर।
कोई भी पार्टनरशिप फर्म में अगर कोई पार्टनर काम करता है तो उसके राइट्स क्या क्या, राइट्स मतलब अधिकार, क्या क्या अधिकार हो सकते हैं पार्टनर के? अधिकार, अधिकार मतलब समझते हो? हाँ, अगर कोई चीज में वो एग्री नहीं करता है तो बिल्कुल डिसएग्री कर सकता है, और अपने ओपिनियन रखना, और हाँ, बिजनेस के लिए पार्टिसिपेट करना बोल सकते हैं, और डिसीजन लेना, और मैनेज करना, वही पार्टिसिपेट करना हो गया, और प्रॉफिट में शेयर मांगना, वो भी तो अधिकार है उसका। बिजनेस में क्या चल रहा है उसकी जानकारी रखना। ठीक है, तो चलो मैं बोलते जा रहा हूँ, आप लोग लिखते जाओ। सरस, आप भी लिख रहे हो ना सब? चलो, राइट्स ऑफ पार्टनर्स, हेडिंग डालो राइट्स ऑफ पार्टनर्स। चलो मैं शॉर्ट में मैं भी लिखते जा रहा हूं, आप लोग भी शॉर्ट में लिखना ना। राइट्स ऑफ पार्टनर, पार्टनर के अधिकार। तो पहला राइट होता है किसी पार्टनर का, राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस के मैनेजमेंट में उसको पार्टिसिपेट करने का राइट है। दूसरा, राइट टू बी कंसल्टेड, राइट टू बी कंसल्टेड अबाउट बिजनेस मैटर्स। मतलब जो बिजनेस का मैटर है, ऐसा नहीं कि तीन पार्टनर है, दो लोग अपना ही अपना चला रहे हैं, इससे कुछ पूछ भी नहीं रहे पार्टनर, तो उसका उससे सलाह विमर्श करना जरूरी है, कंसल्टेशन करना जरूरी है कि हम ये कर रहे हैं, हम ये नहीं कर रहे हैं, आपकी क्या राय है बताओ। ठीक है, राइट टू बी कंसल्टेड अबाउट बिजनेस मैटर। तीसरा, राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो अकाउंट्स की बुक मेंटेन करते हैं ना पार्टनरशिप फर्म वाले लोग, तो पार्टनर को अधिकार है कि वो कभी भी बुक को चेक कर सकता है कि कहीं पे कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है लेकिन मेरे को कम बता रहे हैं और इन लोग ज्यादा रख ले रहे हैं, मेरे पास कम आ रहा है, तो वो कभी भी इंस्पेक्ट कर सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट को, उसको अधिकार है उसका। राइट टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस, राइट टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस एज पर एग्रीड रेशियो इन केस ऑफ, इन केस ऑफ नो एग्रीमेंट in this regard, ये सब मत लिखो, राइट टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस लिख दो बस, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। बस बस वहीं तक लिख दो, उसके आगे कुछ मत लिखो। ठीक है, लिखने के लिए लिख देते, अपने को क्या इमोशनल नहीं होना है कोई टॉपिक के साथ। इमोशनल मतलब मैं लिखवाने के लिए यहीं पे बहुत कुछ लिखवा सकता हूँ,
लेकिन हम अभी क्या पढ़े, राइट पढ़े, तो राइट में है तो राइट की बात करेंगे। जब हम पीएसआर को डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां पर मैं उसकी बात बता दूंगा। ठीक है, पांचवा, राइट टू गेट interest on loan at the rate of 6% in case of loan advance to firm by partner। मतलब अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन दिया है, अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन दिया है तो उसको 6% क्या मिलेगा, वहां से इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा, ब्याज का मिलेगा। ठीक है, छठवा, राइट टू टेक डिसीजंस इन इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस। इंटरेस्ट मतलब यहाँ पे ब्याज वाला इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट मतलब बिजनेस के फेवर में लेने वाले डिसीजन। यहाँ पे इंटरेस्ट वर्ड का मतलब होता है फेवर, बिजनेस के फेवर में कोई डिसीजन ले रहा है पार्टनर तो उसको उसका राइट है। ठीक है, छठवें के बाद सातवां, राइट टू नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। राइट टू नॉट टू अलाउ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। अगर मान लो 3 पार्टनर है या 2 पार्टनर है ए और बी, और इन दोनों पहले से पार्टनरशिप फर्म बना के रखे हुए हैं, कोई नया पार्टनर अगर फर्म में आना चाहता है सी, ठीक है, ए बोल रहा है सी को आने दो, बी बोल रहा है नहीं आएगा, जब तक दोनों एग्री नहीं होंगे ना तब तक सी एंट्री नहीं कर सकता। कोई नया पार्टनर अगर आएगा तो दोनों पार्टनर का या पुराने पार्टनर का सबका एग्री होना जरूरी है। तो एक पार्टनर, मान लो 10 पार्टनर है फर्म में, 11वां पार्टनर आना चाहता है, 9 लोग हाँ बोल रहे हैं, एक जन भी मना करेगा ना तो भी नहीं आ सकता। 50 के ऊपर तो जा नहीं सकते। मान लो 49 पार्टनर्स है, 49 पार्टनर में से 48 पार्टनर बोल रहे हैं कि एक आ सकता है, और 49th वाला बोलता है वो 50वां नंबर का पार्टनर नहीं आ सकता, तो नहीं आ सकता। अभी आगे पढ़ेंगे एडमिशन में। ठीक है, आगे पढ़ेंगे पर राइट्स ऑफ पार्टनर। उसके बाद 8वां लास्ट है, राइट टू रिटायर फ्रॉम फर्म आफ्टर गिविंग
नोटिस, राइट टू रिटायर फ्रॉम फर्म आफ्टर गिविंग नोटिस। बस अभी चालू होने वाली है सर इनकी क्लास, आप आ जाओ, बैठ जाओ पीछे, अभी आपके क्लास वाले आते हैं फिर मैं स्टार्ट करूँ, बैठ जाओ। हाँ 6 बजे। राइट टू रिटायर फ्रॉम फर्म आफ्टर गिविंग नोटिस। देखिए ना उधर वायर खुली है तो थोड़ा सा देख के बैठना। हाँ वो डिपेंड करेगा कितने नंबर का क्वेश्चन है। पहले लास्ट पॉइंट समझ लो। रिटायर होना मतलब कोई पार्टनर फर्म छोड़ के जाना चाहता है, मतलब रिटायर होना चाहता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि कल से आना बंद कर दिया अचानक, उसको प्रॉपर पहले नोटिस देना पड़ेगा कि मैं अब नहीं करना चाहता कंटिन्यू, फिर पार्टनर उसको अप्रूव करेंगे, फिर वो फर्म छोड़ के जा सकता है। नहीं वो किसी को आने के लिए रोक सकता है, कोई जाने के लिए मना नहीं कर सकता। तो उसका जो भी हिस्सा बनता है उसका पूरा कैलकुलेशन होता है, अपन रिटायरमेंट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि कोई पार्टनर अगर छोड़ के जाना चाहता है तो उसका कितना शेयर बन रहा है, फिर उसके हिसाब से फिर अपन उसका पेमेंट करते हैं। हाँ अभी नए पार्टनर की एंट्री, ठीक है। तो ये हो गया, अपन ने अभी क्या कंप्लीट किया, राइट्स ऑफ पार्टनर, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को पार्टनरशिप डीड क्या होती है वो करवाऊंगा। उसके बाद कुछ छोटे मोटे थ्योरी टॉपिक्स है, फिर कल से हम प्रैक्टिकल टॉपिक में एंट्री कर देंगे। ये चैप्टर अगर ओवरऑल बोला जाए तो कितने दिन का है, 5 से 6 दिन का चैप्टर है, ठीक है। भले 1-2 दिन आगे पीछे लग जाए लेकिन अपन इसके 100% क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। स्पीड में बढ़ाने के चक्कर में ऐसा नहीं कि अपन क्वेश्चन बीच के छोड़ दे, ऐसा नहीं करना, ठीक है। और सबको समझ में भी आए वो भी देखना है, क्योंकि ये चैप्टर आने वाले पूरे सभी चैप्टर का बेस है। ये अगर आपको अच्छा नहीं हुआ तो आगे का नहीं बनने वाला, ठीक। तो मैं क्लास ओवर कर रहा हूँ, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।